बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमान नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, हम बहुत सारे इख्तलाफात, तनाज़ात और बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से गुज़रते रहते हैं, और जब हम उन ब्रेकिंग न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है बाद में कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हम मिलजुल कर आगे बढ़ सकते हैं, और कुछ कुदरत की तरफ से भी मेहरबानी होती है। मैं प्रोग्राम का जो आगाज़ करने जा रहा हूँ दो खुशखबरियों के साथ, दो अच्छी खबरों के साथ करने जा रहा हूँ। पहली अच्छी खबर ये है कि पंजाब और सिंध के दरमियान जो एक आप ये कह सकते हैं कि 2 से 3 हफ्तों से महाजराई शिद्दत से जारी थी, और ख़ास तौर पर जब हम पानी की तकसीम की बात करते हैं और उन 6 केनाल्स की बात करते हैं जिसके ऊपर सिंध की तरफ से ख़ास तौर पर खासी मज़ामत सामने आ रही थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, उन्होंने एक जलसे से खिताब करते हुए बड़ी सख्त ज़बान भी इस्तेमाल की और यहाँ तक कहा कि वो हुकूमत भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके जवाब में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से राना सनाउल्लाह ने जो बात बताई वो ये है कि हिदायत जारी की गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा इसके साथ साथ कि हम मिल बैठेंगे, मुज़ाकरात करेंगे और यकीनी तौर पर सिंध के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर बात करते हुए एक दूसरे को एतमाद में लिया जाएगा। इसके बाद राना सनाउल्लाह ने न सिर्फ एक रोज़ पहले बल्कि आज भी शर्जील मेमन जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई हुकूमत के वज़ीर इत्तलाआत हैं, उनसे टेलीफोन पर बातचीत की और दोनों पार्टियाँ मुज़ाकरात पर आमादा हो गई हैं। ये एक खुशखबरी है, क्योंकि हम जब बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से तो हम सारे आपस में भाई हैं। भाइयों के दरमियान इख्तलाफ हो सकता है, भाइयों के दरमियान लड़ाई भी हो सकती है, लेकिन इसके बाद हमेशा आखिर में हमने मिल बैठना है। एक अच्छी खबर तो ये है कि जो हमारे तनाज़ात हैं वो हम बातचीत के ज़रिए हल करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके हवाले से बहुत सारे लोग ये पेशीन गोइयाँ करने लगे थे कि हुकूमत के दरमियान फूट पड़ेगी। ये मशवरे दिए जा रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत से बाहर निकल आए, क्योंकि दूसरी तरफ से बहुत सारे ऐसे बयानात थे जो ख़ासतौर पर वज़ीर आला सिंध की तरफ से भी कहा गया कि वो बजट मंजूर नहीं होने देंगे, लेकिन एक मरतबा फिर माजी की तनाज़ात की तरह उनको हल करने के लिए बातचीत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तो खुशखबरी का एक पहलू है, लेकिन जो दूसरा पहलू है वो उससे भी अहम है। हमारी लड़ाई किस चीज़ पर हो रही थी? वो हो रही थी पानी कम होने के हवाले से। अगर हमारे पास पानी कम है तो यकीनी तौर पर हर कोई अपने हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहेगा, और यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान खपे का नारा लगाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिर में पाकिस्तान के वफाक के हवाले से ही फैसला करेगी। लेकिन इससे पहले क्योंकि सियासी पेशरफ्त होती, एक बड़ी पेशरफ्त कुदरत की तरफ से ये हुई है कि कुछ बारिशें हुई और कुछ दर्जा हरारत में इजाफा हुआ। उसके नतीजे में हमारे पास जो मौजूद पानी है वो बढ़ गया है। यानी कि हम जिस शिद्दत के साथ ये कह रहे थे कि हमारे पास पानी की शॉर्टेज कोई 45 से 47% तक है, वो शॉर्टेज, वो कमी जो है कोई 16 से 18% कम होकर 27% पर आ गई है। उम्मीद की जा रही है कि अब चूँकि सकरदू वाली साइड पर भी आपने यकीनन खबरों में देखा होगा दर्जा हरारत बढ़ा है, उसके नतीजे में बर्फ़ पिघलने का अमल भी शुरू हुआ है। जब बर्फ़ पिघलने के साथ दरियाओं में पानी बढ़ेगा और उसके साथ ही हाल ही में होने वाली बारिशें जो मैदानी इलाके से पीछे हुई हैं, पहाड़ी इलाकों में हुई हैं, उसको भी स्टोर करने का हमें मौका मिल रहा है। तो इसके नतीजे में जो आज की खबर है, इरसा ने जो ख़ास तौर पे पंजाब और सिंध की मैं बात करूंगा उसके हिस्से में खातर ख्वाह इजाफा कर दिया है। आज ही की खबर है कि पंजाब को जो कि 23,800 क्यूसिक पानी फ्राहम किया जा रहा था उसको बढ़ाकर 64,800 कर दिया गया, और इसी तरह सिंध का जो 35,000 क्यूसिक था उसमें 10,000 क्यूसिक का इजाफा करते हुए उसे 45,000 पर ले गए हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के चूँकि कटौती नहीं लगती, वो फिक्स हैं, वो उसी तरह उनके हिस्से उनको मिल रहे हैं। इससे ये हुआ है कि अब हम आने वाली खरीफ की फसल जो है उसके हवाले से जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उसकी काश्त मुतासर हो सकती है, उसको हम काश्तकार लगाएंगे नहीं, लगाएंगे तो लगाने के बाद पानी नहीं मिलेगा, उसमें हम बेहतर पोजीशन पर चले गए हैं। ये खालिस्तान एक टेक्निकल बहस है, एक तकनीकी बहस है, और उसके साथ साथ एक सियासी बहस है कि हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात, उनके हल के हवाले से किस हद तक आगे हमने बढ़ना है। इन दोनों चीज़ों को आज के प्रोग्राम में और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर करेंगे। मैं जो हमारे पैनलिस्ट हैं मोअज़्ज़ज़, उनका मैं यहाँ पर आपसे तारुफ करवाने जा रहा हूँ। मेरे साथ यहाँ पर इंजीनियर ज़फ़र इकबाल
इकबाल भट्टू मौजूद हैं। आप वाटर रिसोर्सेज के एक्सपर्ट हैं, इससे पहले भी हमें वक्त देते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया जब साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही सीनियर सहाफ़ी और रोज़नामा दुनिया के एडिटर सितारे इम्तियाज़ सलमान गनी जो है वो भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और ख़ासतौर पर सियासी हवाले से बात करेंगे जो इस तनाज़े का सियासी पहलू है, लेकिन इसका जो तकनीकी पहलू है वो बहुत ज़्यादा अहम है। ज़फ़र इकबाल भट्टू साहब, क्या पोजीशन है, क्या ये तनाज़ा इस वक्त आज भी मुज़ाहरे हुए, इख्तिलाफ राय भी मौजूद है, भट्टू साहब ये मसला बातचीत के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए एक दूसरे को मुतमईन करते हुए हल हो सकता है? जी बिल्कुल हल हो सकता है। और देखिए ये खालिस्तान एक टेक्निकल मसला है, टेक्निकल लोगों को ही डिसाइड करना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा ट्रेंड हो गया है कि हर एक चीज़ को पोलिटिसाइज और उसमें कोई ना कोई कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी शामिल हो जाती है। तो इस वजह से ये मामला फिर टेक्निकल फोरम से बाहर आया और फिर सियासत इसमें शामिल हो गई और फिर सड़कों पे लोग आ गए। लेकिन अभी भी ये है कि बातचीत ज़ाहिर है हर मसले पे होनी चाहिए। जब बातचीत आप करती हैं तो एक दूसरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आप समझा सकते हैं, और जो दूसरे के शिकायत हैं समझ लें या दूसरे के शुकूक व शुबात हैं उसको दूर करने का मौका मिलता है। अपनी बात आप उसे समझा सकते हैं, और वो बातचीत होती है किसी न किसी डाटा की बेस पे, को रिकॉर्ड की बेस पे, जो आपका एक अथेंटिक ज़राए से आ रहा होता है, जिस पे सबको एतमाद होता है। सही, तो ये यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये मसला जो है बिल्कुल हल हो सकता है बातचीत के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए, लेकिन मसला यहाँ पर टेक्निकल, आपने खुद कहा कि ये तकनीकी नौइयत का मसला है। हमारे सिंध के भाई ये कहते हैं कि पंजाब जो है वो जब हम 6 नहरों की बात करते हैं तो उसमें अहम मसला जो है हमारी सिर्फ एक चोलिस्तान वाली जो महफूज शहीद केनाल है उसका वटू साहब नज़र आता है, और उसमें ये कहा जाता है कि आप पानी जो है वो दरियाए सिंध से लेंगे, और दरियाए सिंध में पानी पहले ही कम है, आप कहाँ से ये पानी देंगे, हमारा हिस्सा कम हो जाएगा। और दूसरी तरफ से हुकूमत की तरफ से बड़ी अच्छी बात, आज मैं स्पीकर पंजाब असम्बली को सुन रहा था, उन्होंने कहा जब वो हसन मुर्तज़ा के साथ आज भी और कल भी जो उनकी गुफ्तगू सामने आई, उन्होंने कहा कि सिंध को हक हासिल है कि वो अपने पानी का दिफा करे, अपने हक का दिफा करे। आप ये समझते हैं कि पानी चोरी हो सकता है, सिंध का पानी इस्तेमाल कर सकता है पंजाब? देखिए पानी जो चोरी के इल्ज़ामात हैं ये नए नहीं हैं, ये काफ़ी तकरीबन हर साल ही जब पानी की शार्टेज होती है तो इस तरह के शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं, और ज़ाहिर है इन शुकूक व शुबहात को आप एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, शफाफ तरीके से ही दूर कर सकते हैं। उसमें चंद एक पॉइंट्स हैं जहाँ पे पानी की तकसीम होती है। सबसे पहले तो तरबेला से पानी रवाना होता है और वो इरसा ही उसका डिसाइड करती है। उसके बाद नीचे जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा जनाब राज है, जनाब राज से पानी डाइवर्ट होता है नहरों में, फिर चश्मा आता है। चश्मा जो है वो बराज जो है वो पाकिस्तानी वापडा का इदारा जो है, जो एक फेडरल इदारा है, वो ऑपरेट करता है, वो पंजाब इरीगेशन नहीं करता। जनाब राज पे पंजाब इरीगेशन है, और उसके बाद नीचे तौसा, तो तौसा से जो पानी रिलीज़ होता है वो फिर डायरेक्ट सिंध में आता है। तौसा और गुद्दू बैराज के दरमियान कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि जहाँ पे वो पानी कहीं से निकाला जा सके, कोई दरमियान में नहर नहीं निकल रही, कोई नहर नहीं निकलती। लेकिन इशू यही होता है कि जो तौसा से रिलीज़ होता है पानी और गुद्दू पे पहुँचता है, इस रिकॉर्ड के अंदर जो है वो एक डिफरेंट फिगर्स कोट हो जाती हैं बाज़ औक़ात, और उस पर यही ट्रांसपेरेंसी होती है कि ये पानी कहाँ गया, और वो अच्छी खासा बाज़ औक़ात उसमें फ़र्क होता है। तो उसका तरीक़ाकार यही है कि जो हमारे पास फ़िज़िकल भी तरीके हैं कि दोनों सूबों के नुमाइंदे, और वो एक सिस्टम बना हुआ भी है इरसा के अंडर के दोनों सूबों के जो नुमाइंदे होते हैं 17वें 18वें ग्रेड लेवल के लोग होते हैं, वो इन लोकेशंस पे मौजूद भी होते हैं, जो इसको विटनेस कर रहे होते हैं कि कितना पानी छोड़ा जा रहा है। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि जो फेडरल इदारे हैं या जो एक थर्ड पार्टी के ज़रिए इसकी मेजरमेंट भी होती है। आलमोस्ट तकरीबन हर साल हर दूसरे साल जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं वहाँ पे मेजरमेंट्स भी होती हैं, इस चीज़ को इंश्योर कराने के लिए कि गेट्स और ये सारे जो इक्विपमेंट हैं पानी तकसीम के, ये सही काम कर रहे हैं और ये सही रीडिंग दे रहे हैं, ताकि इन्हीं रीडिंग की बेस के ऊपर पानी ने तकसीम होना है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई इख्तलाफात हैं तो वो मिल बैठ के हल किए जा सकते हैं, एतराज़ात को दूर किया जा सकता है। ये इख्तलाफात की बात है ना, असल मसला इख्तलाफात और एतराज़ात का है। भट्टू साहब, एक एतराज़ ये है कि मैं फिर कहूँगा कि बाकी कैनाल्स की बात उस तरह नहीं हो रही जिस तरह के चोलिस्तान की में बनने वाली कैनाल की बात हो रही है, और उसके ऊपर एतराज़ हो रहा है। एक तरफ से वफाक की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि इसको पंजाब जो है अपने हिस्से के पानी से चलाएगा।
शिकवा या खदशा दूसरी तरफ से ये है कि आप सिंध से पानी ले लेंगे, उसका जवाब ये दिया जाता है कि दरमियान में 3 दरिया और बहते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप वहां से पानी लेकर आएं। क्या सिंध को इस पर मुतमईन किया जा सकता है कि पंजाब जो है ये अपने हिस्से के पानी से इस नहर को चलाएगा, इसको चोलिस्तान को आबाद करेगा? ये सिंध, दरिया सिंध से पानी जो है वो नहीं लिया जा रहा, जो इस वक्त वफाक का मौक़िफ़ है। देखिए जी, 1991 का जो पानी का तकसीम का मंसूबा हुआ था सूबों के दरमियान, अब उसके मुताबिक अगर तमाम सूबों को या हर सूबे को उसके शेयर के मुताबिक अपना हिस्सा मिल रहा है, तो उसको मेरा ख्याल है इस चीज़ में कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए कि जो दूसरा सूबा है वो अपने शेयर के साथ क्या कर रहा है। एक तो ये है। अब इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि चूँकि तरबेला से मैंने आपको कहा पानी छोड़ते हैं और मंगला डैम से छोड़ते हैं, और ये डिसीजन होता है इरसा का। इरसा में भी हर सूबे के बराबर की नुमाइंदगी हासिल है, हर सूबे का एक टेक्निकल मेंबर होता है जो आपाशी का माहिर इंजीनियर होता है, और वो 5 मेंबरान की कमेटी फैसला करती है। उनके साथ एडवाइजरी कमेटी होती है, ऑफ कोर्स उसमें बड़े टेक्निकल लोग होते हैं, वो फार्मूले लगाते हैं, 3-4 डिफरेंट किस्म के फार्मूले हैं जो कि 1991 के मुआहदे के मुताबिक ही होते हैं। तो उसके मुताबिक जो शेयर डिसाइड हो जाता है, अब वो शेयर सिंध को मिलता है गुद्दू बिराज पे। तो अगर सिंध को मुतमईन कर दिया जाए कि उसको गुद्दू बिराज पे उतना ही पानी मिलेगा जो 1991 के मुआहदे के मुताबिक उसका शेयर बनता है, तो मेरा ख्याल है कि उनको कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, और इस चीज़ पे मुज़ाकरात हो के उनको इस पे मुतमईन करना चाहिए कि आपको आपका जो शेयर है सिंध से, दरिया सिंध से, वो 1991 के मुआहदे के मुताबिक गुद्दू बिराज पे मिलेगा। सही ये, और इस चीज़ का जो है बड़े तवील अरसे से ये भी कहा जा रहा है, और अब इतलात ये है कि जब हम पानी की तकसीम को देखते हैं और जितना भी पानी हमने छोड़ना है उसका सही जांच हो। आपने कहा कि तौंसा और गुद्दू के दरमियान जो है एदादो शुमार का फ़र्क आ जाता है, हालांकि बीच में से कोई ऐसी जगह भी नहीं जहाँ से पानी निकल सके, कोई नहर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये किस तरह होता है ये अपनी जगह पे। तो ज़्यादा फूल प्रूफ करने के लिए टेलीमेट्री सिस्टम की बात की जाती है और तवील अरसे से की भी जा रही है। अब ये कहा जा रहा है कि कुछ अरसे में ये निज़ाम लगने वाला है जिसके बाद पानी की तकसीम जो है ज़्यादा शफाफ तरीके से, ज़्यादा जांच पड़ताल के साथ हो सकेगी। क्या सूरत हाल है ये? जी बिल्कुल, अब तो मतलब दुनिया में बहुत जदीद तरीन इक्विपमेंट आ गए हैं, टेलीमेट्री इज़ वन ऑफ देम। तो ये एक बड़ा अच्छा निज़ाम है। इससे पहले भी एक सूबों के दरमियान निज़ाम मौजूद है जिसमें फ़िज़िकल उनके नुमाइंदे मौजूद होते हैं और वो अपनी मौजूदगी में चीज़ें ऑपरेट करवा रहे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमारे यहाँ कॉन्स्पिरेंसीज़ बहुत चलती हैं। तो ये जो टेलीमेट्री का निज़ाम है ये एक रियल टाइम डाटा ट्रांसमिट कर रहा होता है कि कितना पानी आ रहा है और कितना पानी दरिया से निकाला जा रहा है और यहाँ से कितना पानी नीचे भेजा जा रहा है। उसके बाद ज़ाहिर है जब तौंसा और गुद्दू के दरमियान जो एक डिस्टेंस है उसमें जो पानी ने भाप बन के उड़ना होता है या ज़ेर ज़मीन जाना होता है, वो एक लॉसेज हैं, उसका एक कुशन रखा जाता है। लेकिन असल में जो मेजरमेंट करने हैं, जैसे गुद्दू पे एक एजेंसी मेजरमेंट कर रही है और तौंसा पे दूसरी कर रही है, और उनके दरमियान जो एक इख्तलाफात आ जाते हैं उसको कैसे हल करना है, उसके लिए ये सिस्टम भी मददगार होगा और उसके लिए मुज़ाकरात भी करने चाहिए अगर कोई और किसी पे दोनों सूबे एग्री होते हैं तो। इस वक्त मैं, चूँकि हम बार बार बात करते हैं पानी की तकसीम के हवाले से, तो पानी की कमी जो थी वो 45% के लगभग थी। इस वक्त जो इतलात हैं वो कम होकर 27% पर आ गई है, और जो 1 अप्रैल से शुरू होने वाली जो जांच पड़ताल थी, एडवाइजरी कमेटी जिस तरह हम कह रहे हैं कि तरबेला डैम में भी जो पानी आता है उसको भी मॉनिटर किया जाता है, उसके अखराज को भी किया जाता है, वो भी 22,000 क्यूसिक से बढ़कर 52,000 क्यूसिक पे चला गया। और सब क्या ये सारे के सारे अवामिल हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर पानी की जो आमद है इस वक्त बड़ी है, इसकी तकसीम बड़ी है, और आने वाली जो फसल है ख़ासतौर पर खरीफ की, कपास के बारे में बात करते हैं हम, गन्ने के बारे में बात करते हैं, बाकियों के बारे में बात करते हैं, इन पे क्या असरात मरतब होने जा रहे हैं। दोनों सूरतें, यानी कि एक पीछे अब कितना बढ़ गया, कितना पानी बढ़ सकता है, कितना मिलेगा, और हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। देखिए हर साल तकरीबन जब से ये 91 का मुआहदा हुआ है सूबों के दरमियान, अब 35 साल होने को आए हैं, तो हर साल खरीफ के सीज़न में हमें को 15 से 20%, 18% तक पानी की कमी का सामना होता है। अच्छा, उसकी और बहुत सारी रीज़न्स के साथ साथ एक रीज़न ये भी है कि हमारे पास स्टोरेज कम है। अगर हमारे पास 6-7 मिलियन एकड़ फीट की और स्टोरेज ऐड हो जाए, जैसे कि अब भाषा डैम बनने जा रहा है, तो उसमें ये डेफिशिएंट भी जो 15 से 20% वाला है मे भी और कम हो जाए।
तो ये तो 35 साल से एक ऑन एवरेज हमें अंदाज़ा होता है कि इतनी कमी होगी, उस लिहाज से किसान अपनी जो हैं फसलें थोड़ी बहुत आगे पीछे कर लेते हैं, कोई कुशन होता है फसल को बीजने में और पानी देने में। लेकिन इस साल ये नया फिनोमेना साथ ये शामिल हुआ कि सर्दियों की बारिशें नहीं हुई। सर्दियों में तकरीबन 15-20% जो रेनफॉल है, बाकी 70-80% हमारा मानसून में हो जाता है, लेकिन सर्दियों में कुछ बारिशें हो जाती हैं। इस दफ़ा सर्दियों की बारिशें बिल्कुल नहीं हुई, जिसकी वजह से ये है कि ये जो कमी 15 से 20% जो मैनेजेबल थी वो बढ़ के ऑलमोस्ट डबल हो गई, 40-45% पे चली गई। तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन थी, क्योंकि ज़ाहिर 40-45% मतलब ऑलमोस्ट आधा पानी है आधा नहीं है। तो इस सूरत में अगर आप अपनी कैश क्रॉप्स लगा देंगे, एक इन्वेस्टमेंट कर देंगे और उस फसल के लिए अगर पानी नहीं होगा तो फसल ज़ाया होने का ख़तरा था। इस वजह से इरसा ने एक बड़ा अच्छा डिसीजन किया था, उन्होंने सब कैलकुलेशंस करते हुए पानी का सूबों को बता दिया था कि पीने के अलावा पानी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लिहाजा आप अपने फार्मर्स को, अपनी इरीगेशन कम्युनिटी को बता दें कि वो अपनी फसलें सोच समझ के काश करें। अब चूँकि एक मौसम में तब्दीली आई है, बारिशें हुई हैं और वो बारिशें डैम से ऊपर भी हुई हैं, ऊपर वाले हिस्सों में भी हुई हैं। अच्छा, स्नोफॉल भी इस साल कम थी सर्दियों में, अब स्नोफॉल भी बेहतर हो गई है, तो ये भी एक फैक्टर था। एक तो बारिशें हो गई हैं और ऊपर वाले कैचमेंट में हुई हैं, दूसरा दर्जा हरारत बढ़ गया। जिस कद्दू का ऑन एवरेज कह रहे हैं 18-20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, तो बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू हुई है, जिससे ये हुआ है कि जो सूरत हाल दरियाओं में पानी की आमद की थी 1 अप्रैल को, उसमें अब तकरीबन 2 गुना बेहतरी आ गई है। यानी जो 45% तक कमी थी अब वो कुछ 27% तक तो हो गई है। और अगर एक आध और अच्छी बारिश या इस तरह का पानी आ जाता है हमारे पास, तो ये 20-15% वाली रेंज में आ जाएगी। बट सब इस वक्त जो पानी की तकसीम है इसके ऊपर तो कोई एतराज़ नहीं है ना? नहीं, पानी की तकसीम जो सूबों के दरमियान है उस पर कोई इतराज़ नहीं है। वो एक बड़े अच्छे तरीके से इरसा का जो निज़ाम है काम कर रहा है, उसके नीचे जो उसकी कमेटियाँ हैं, पानी तकसीम के फार्मूले हैं, जिसमें बलूचिस्तान और सरहद इस पर शार्टेज अप्लाई नहीं होती। जो भी शार्टेज होती है वो पंजाब और सिंध के शेयर के ऊपर होती है। तो पानी की तकसीम के निज़ाम पे इटसेल्फ कोई इशू नहीं है। इशू जो है वो जो है एक फ्यूचरिस्टिक व्यू जो आ रहा है कि जी ऑलरेडी हम शार्टेज का शिकार हैं और फिर ये एक नई नहरें आएंगी तो ये शार्टेज कैसे मैनेज होगी, और शायद ये किसी एक सूबे, क्योंकि ज़ाहिर है जो सूबा ऊपर होता है अपस्ट्रीम जिसे हम कहते हैं, वो ख़तरा होता है कि वो पानी किसी भी वक्त बंद कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो इस चीज़ को हमने एतमाद दिलाना है कि जी जिस तरीके से पहले जो निज़ाम चल रहा है, जिस तरीके से पानी तकसीम हो रहा है, कमी है तो तकसीम हो रही है, और अगर पानी ज़्यादा है तो भी सबको ज़्यादा उतना मिल रहा है। तो इस पे एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल सही है कि हम इसके ऊपर आपस में एतमाद, लेकिन एक और भी तो चीज़ है ना, इस वक्त बहुत सारे लोगों को ये भी व्हाट्सअप कन्फ्यूजन है, लोगों को पता नहीं है कि ये नहरें हैं क्या क्या। बुनियादी तौर पे क्या ये सिर्फ नहरें जो बन रही है सिर्फ पंजाब के लिए बन रही हैं, ये सारी की सारी पंजाब ले जाएगा, इस पर भी बहुत सारे क्लियर नहीं है। ये जो हम नहरों की बात करते हैं तो यही एक परसेप्शन सियासी तरीके से सामने आ जाता है कि जनाब ये तो पंजाब पानी ले जाएगा। क्या ये वाकई हकीकत है, या दूसरी तरफ ये सिंध की नहरें भी हैं, ये बलूचिस्तान की नहर भी है, ये केपी की नहरें भी हैं, ऐसी भी कोई सूरत हाल है? जो 6 नहरों की बात की जाती है, 6 में से सिर्फ 2 नहरें जो हैं वो पंजाब की हैं, 2 नहरें सिंध की हैं, एक केपी की है और एक बलूचिस्तान की है। तो ये नहरें तो ऑलरेडी, इनमें से कुछ नहरें जैसे कच्ची कनाल बलूचिस्तान की ऑलरेडी उसका फ़ेज़ 1 बन चुका है, बल्कि फ़ेज़ 2 की आज ही खबर आई थी कि उसका जो 2022 के फ्लड के बाद से बंद पड़ी हुई थी, रिपेयर वर्क्स का इशू था, वो भी आज कंप्लीट हो गए हैं और पानी जो है मिलना शुरू हो जाएगा। CRBC लिफ्ट कम ग्रेविटी एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का, कुछ 30-35 साल डिले हो चुका हुआ है, वो अब इसमें शामिल है। तो इसलिए ये 6 में से सिर्फ 2 नहरें पंजाब की हैं और बाकी 4 जो हैं दूसरे सूबों की हैं। इसमें सिंध की भी हैं, दो नहरें सिंध की हैं। जब हम इतने बड़े इतराज की बात करते हैं तो इस पर हम बात नहीं करते ज्यादा, इसको उजागर नहीं करते कि ये जो जब हम 6 नहरों की बात करते हैं तो वो पूरे पाकिस्तान की नहरें हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक सियासी पहलू भी है। हम सलमान गनी साहब से की तरफ जाना चाह रहे थे, हमारे साथ थे, लेकिन कुछ टेक्निकल वजह हुई। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, सीनियर साफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं, खालिद फारूकी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब, एक बड़ी पेशरफ्त हुई, ये समझा जा रहा था कि अगर
तनाज़ा बढ़ता है। और जिस तरह बिलावल भुट्टो सरदारी जो हैं वो बाकायदा जलसों में कह रहे थे कि हम हुकूमत छोड़ सकते हैं, वज़ीर आला सिंध कह रहे थे कि हम बजट की हमायत नहीं करेंगे। सिर्फ एक हिदायत के बाद, एक राब्ते के बाद मंजरनामा तब्दील हो रहा है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नहरों का तनाज़ा जो है मुज़ाकरात से हल करने पर आ रहे हैं। अब सियासी तौर पे आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या ये पॉलिटिकली, अभी मैं टेक्निकल हम बात कर रहे थे, यहाँ पर इंजीनियर जफर इकबाल भट्टू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि टेक्निकली, तकनीकी तौर पर एक दूसरे को बिल्कुल मुतमईन किया जा सकता है। तो सियासी सतह पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस मामले को हल कर सकते हैं, कैपेसिटी है? देखिए नजम भाई, जितना कैपेसिटी इस वक्त इन दोनों जमातों में यही सिर्फ इस मामले को नहीं बल्कि और भी कई दीगर मामलात ऐसे हैं, इश्यूज ऐसे हैं, उनको हल करने की, तय करने की जितनी कैपेसिटी इस वक्त मौजूद है, जितनी स्पेस है, शायद माजी में पहले कभी नहीं थी। एक वर्किंग रिलेशनशिप है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। दोनों इत्तेहादी जमातें हैं, सदर मुमलिकत पीपल्स पार्टी से हैं और इसी तरह से कहीं कहीं गवर्नर, कहीं वज़ीर आला, यानी एक मिलजुल के एक सिस्टम चल रहा है ना। ये जो नहरों वाला तनाजा जो शुरू हुआ, तो ये कोई नया नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये पहले भी जब माजी में पीटीआई की हुकूमत थी तब भी नहरों के तनाजे पे इस तरह की बातें तो हुई थी, लेकिन इस वक्त बेसिकली कुछ और जमातें भी थी जिन्होंने इसे इशू बना दिया। और वहां जब इशू बनाया तो वो फिर सिंध में पीपल्स पार्टी के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो गई। और ये जो पीपल्स पार्टी को भी जितना कुछ करना पड़ रहा है, बेसिकली सिंध में उन मुश्किलात पर काबू पाने के लिए पीपल्स पार्टी को ये मौका भी इख्तियार करना पड़ा है, जिसमें मैं समझता हूँ कि बाज़ औक़ात वो थोड़ी सी एहतियात से आगे भी निकल जाते हैं। उनको वहां तक नहीं जाना चाहिए जहां ये अवाम में भी परेशानी पैदा हो जाए कि पता नहीं अब मुल्क के अंदर क्या होता है। लेकिन जो जैसा कि हमें परसों से 3 दिन से ये बड़ी अच्छी खबरें मिली हैं कि नवाज शरीफ साहब ने इसमें मुदाखलत की है इस मामले में। फिर प्राइम मिनिस्टर का खुद अपना ये ख्याल है कि इस मामले को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर इस पे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और इसी तरह ये भी कंफर्मेशन हो चुकी है कि जो चोलस्तान कैनाल जो थी उस पर तामीराती काम जो है ये रोक दिया गया है। इरसा ने भी इसकी तस्दीक कर दी। सो ये इसका मतलब ये है कि अगर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सिंध में मुजाहरे हो रहे हैं, सिंध में एहतजाज हो रहा है और वो बहुत हद तक वो जायज भी होगा, लेकिन ये है कि जो विफाक में हुकूमत है वो उसको सुनने के लिए, उसको मानने के लिए, उस पर बात करने के लिए तैयार है। और अभी ये जो एक कमेटी बनाने का फैसला किया गया है कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की कमेटी बनेगी और इसहाक डार साहब, जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि इसहाक डार साहब उसको हेड करेंगे, तो ये बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। मैं समझता हूँ कि इस मामले को अब भी, कालाबाग डैम का हमने देखा तनाजा था, कालाबाग डैम का मामला सियासी हुकूमतों ने नहीं, गैर सियासी हुकूमतों ने खराब किया था। उन्होंने इस मामले को उलझा दिया था। उस वक्त भी ये बात हो सकती थी, उस वक्त भी स्टेक होल्डर्स को लिया जाता, एतमाद भी लिया जाता। तो कालाबाग डैम का अगर हमने तनाजा तय कर लिया होता तो ये नहरों वाला इशू इस तरह का सामने ना आता। अब एक माहौल पैदा किया गया, माहौल एक बन चुका है। आपको मालूम होना चाहिए कि कालाबाग डैम के मामले पे उस वक्त के सूबा सरहद में, जिसे अब खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, और सिंध में जो इलाकाई जमातें थी उन्होंने बहुत ज्यादा असल में इस पे शोर मचाया था। और उन्होंने जो कौमी सियासत करने वाली जमातें थी उनके लिए भी मुश्किल पैदा कर दी थी। सो अब भी सूरत हाल ये हुई है कि सिंध में सिर्फ पीपल्स पार्टी एहतजाज नहीं कर रही, बल्कि वो जीडीए की शक्ल में जमातें हों, पीटीआई इवन। लेकिन इसके साथ साथ खालिद साहब, एक बहुत जो अहम चीज़ है वो दोनों जमातों की तरफ से मामलात को बातचीत के जरिए एक दूसरे को इत्मीनान में लेके, अभी खासतौर पर पंजाब की जो पावर शेयरिंग कमेटी है, हमें रिफ्लेक्शन मिलती है जिस तरह यहाँ पर मामलात को आपस में बैठ के और एक दूसरे की सपोर्ट के साथ हल किया गया, ये रिफ्लेक्शन ऊपर भी जाएगी। और दूसरी बात, अहम बात जो है, बिलावल भुट्टो जरदारी जब भी तकरीर करते हैं, सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि वो जहाँ पर हुकूमत को, चले आप उसको धमकी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, कि वो धमकी देते हैं कि हम हुकूमत का साथ छोड़ देंगे, हम वजारतों को लात मारते हैं, उसके साथ ही वो 2 बातें और करते हैं। वो 2 बातें ये हैं कि हम पाकिस्तान ना खपे वाले नहीं हैं, हम पाकिस्तान खपे वाले हैं। और वो ये कहते हैं कि हम हैं वो लोग जो नारा लगाते थे चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर, और ये कि हम हैं, मैं बेनजीर का बेटा हूं और मैं वफाक को बचाऊंगा, वफाक के लिए मैं
किरदार अदा करूंगा उसको बचाने के लिए, और कोई अगर पाकिस्तान के झंडे को हटाने की बात करेगा तो सबसे पहले उसको पीपल्स पार्टी के कारकुनों का और मेरा मुकाबला करना पड़ेगा। ये बड़ी हौसला अफजा बातें हैं। देखिए, मामला यह है कि पंजाब में और पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, यहाँ पे और मरकज में वो जमातें हैं जो विफाक की अलामत हैं, महज पीपल्स पार्टी नहीं। मुस्लिम लीग नून भी विफाक की अलामत है, मुस्लिम लीग नून भी विफाक की सियासत करती है, पीपल्स पार्टी भी विफाक की सियासत करती है। और इन जमातों ने साबित किया है, मिसाके जमहूरियत इन लोगों ने करके ये साबित किया था कि वो पाकिस्तान के इश्यूज को किस तरह से तय करना चाहते हैं। तो ये बड़ी बड़ी अच्छी बात है। देखिए, इख्तलाफे राय नजर साहब, इख्तलाफे राय जो है ये होता है, होना चाहिए। सिंध में अगर कहीं एहतजाज हो रहा है तो उस एहतजाज को सियासी तौर पे खत्म किया जा सकता है। जहां पे आप समझते हैं कि ये पानी की तकसीम का इशू है ना, सिंध में कहीं जब ये नारे भी, बहुत से नारे भी सियासी होते हैं कि हमारे हिस्से का पानी दे दिया गया। अब वो जाहिर है कि वहां पे जब कि बाकी सारी जमातें ये कुछ कर रही होंगी, कुछ पानी का इशू तनाजा जो है पाकिस्तान बनने से पहले का है, पाकिस्तान बनने से 100 साल पहले का ये तनाजा चल रहा है। कितना अर्सा पहले का, जब ब्रिटिश राज था तब भी तो सिंध पंजाब का पानी की तकसीम का ये तनाजा था ना। तो पानी की तकसीम का आप कितने फीसद, मैं आपसे कहूंगा 50%, 70%, 80%, 100%, कितने फीसद पुर उम्मीद हैं कि ये तनाजा हल हो जाएगा मुज़ाकरात के जरिए, एक दूसरे को एतमाद में लेते हुए और बाहमी इत्तफाक के जरिए? मैं ये समझता हूँ कि दोनों जमातें जो हैं, दोनों जमातों में ऐसी लीडरशिप मौजूद है जो महज इख्तलाफात को आगे बढ़ा के वो को मुल्क को और विफाक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। दोनों जमातें ऐसी हैं जिनके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो ये एक दूसरे की स्पेस रखती हैं और वो मुज़ाकरात को बातचीत के जरिए इस तनाजे को भी हल कर सकते हैं। इससे बड़े बड़े मुश्किल तनाजात भी हुए हैं, उनको तय किया गया। ये पानी की तकसीम का मामला सिंध के लिए एक जज्बाती मसला बना हुआ है, जज्बाती मसला भी बना हुआ है, नफसियाती मसला भी बना हुआ है। सिंध में पानी के इशू पर सियासत हमेशा से होती रही है। पंजाब ने माजी में भी कुर्बानी दी थी, पंजाब अब भी मेरे ख्याल के मुताबिक कुछ कुर्बानी देगा और इस मसले को हल करने की कोशिश करेगा। और सिंध में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और आसिफ जरदारी साहब हैं और बिलावल भुट्टो हैं, ये भी महज इख्तलाफ की बुनियाद पर। आखिरी बात खालिद फारूकी साहब, आखिरी बात इसमें ये कि जब हम बात करते हैं ऐवान सदर की, तो वहाँ पर जो ऐवान सदर है या सदर की शख्सियत है, ज़ात है, ओहदा है, वो वफाक की इलामत समझा जाता है। और उसके साथ साथ वहाँ पर जो शख्सियत बैठी हुई है जरदारी साहब, वो भी मर्द मुफाहमत समझे जाते कहलाते हैं। तो यकीनी तौर पे वो ओहदा और वो शख्सियत मिलके भी बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ और ये ऐसा होता हुआ आपको नजर आएगा अगले चंद माह के दौरान। जैसे ही ये मामला आगे बढ़ते हैं, आप देखिएगा कि वो जो सिंध में जो इलाकाई और वो जमातें बिलखुसूस जो कुछ इंतशार माजी में भी पैदा करती रही हैं, अभी वो अच्छा। फिर एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सिंध में वो जमातें जो हैं वो पीपल्स पार्टी की जो सूबाई हुकूमत है उसके लिए भी मसाइल क्रिएट करती हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने उनके लिए स्पेस नहीं छोड़ी। वो सियासी तौर पे कुछ गेन करने के, वहां तो देखिए ना JUI, वहां पे मुस्लिम अपना, वहां पे PTI, वहां पे बाकी सारी जमातें एक ग्रुप बन जाती हैं। लेकिन वो पीपल्स पार्टी को जाहिर है सियासी तौर पर जिच भी करना चाहते हैं। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, ये सारे मिलके पंजाब और सिंध का तनाजा नहीं इसे बनने देंगे, विफाक और सिंध का तनाजा इसे नहीं बनने देंगे। ये इशू है, संजीदा इशू है, लेकिन इसको डायलॉग के जरिए, बातचीत के जरिए बैठ के ये तय किया जा सकता है। पानी अल्लाह ताला ने बड़ी करम कि कोई बातचीत आपस में शुरू हो जाए। एक तरफ इसाकडार साहब होंगे, दूसरी तरफ जरदारी साहब अपना रोल प्ले कर सकते हैं, मियां नवाज शरीफ इसमें जो है वो किरदार अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब हम दूसरी तरफ कुदरत की मेहरबानी की तरफ देखते हैं तो वटू साहब एक मरतबा फिर आने वाले दिनों में आपको पानी की जो शॉर्टेज है इस वक्त 45% से 27% पर आई, आपको कहाँ पे आती हुई लग रही है? 20% से ऊपर रहेगी। अच्छा, क्योंकि ये अब सीज़न जो है देखिए शुरू हो जाता है, मार्च से शुरू होता है खरीफ का सीज़न। अब अप्रैल भी हमारा तकरीबन ख़त्म होने वाला है, तो इसका मतलब एक स्ट्रेस तो हम ले चुके हैं। अब चूँकि जा रहा है मौसम, हर किसी ने ये फसलें काश्त करनी है, पानी उनको चाहिए होगा, तो इसलिए स्टोरेजेस में जो इम्प्रूवमेंट हुई है उसको हम कह सकते हैं कि वो एक हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ है कि पहले सिर्फ पानी आ रहा था, स्टोर नहीं हो रहा था, लेकिन अब पानी के में
रिलीज में भी इजाफा हुआ है और पानी की को 1.3 और आने की मिलियन उम्मीद भी बढ़ी है, जैसे दर्जा बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि दोनों तरफ से पॉजिटिव चीजें हैं। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया जी जफर इकबाल भट्टू साहब और इसके साथ खालिद फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, दो मसले थे हमारे सामने। एक मसला ये था कि एक डेडलॉक समझा जा रहा था, ये समझा जा रहा था कि सिंध और पंजाब जो है उनमें कोई तनाज़ा बहुत बढ़ गया है और आपस में धमकियों तक मामला पहुंच गया है। लेकिन वो चीज़ जो थी सिर्फ और सिर्फ एक आप ये कहें कि एक हिदायत के नतीजे में और एक कोशिश के नतीजे में डिफ्यूज हो गई। दोनों तरफ से कहा गया कि हम बातचीत करेंगे, मामले को हल करेंगे। एक चीज़ तो ये बेहतर होगी और उसके साथ दूसरी चीज़ ये बेहतर होने जा रही है कि कुदरत की तरफ से जो बारिशें हुई इजाफी और अचानक हो गई और उसके साथ साथ दर्जा हरारत बढ़ने के बाद पानी आना बेहतर हो गया। पहले भी पानी आ रहा था लेकिन कम था और अभी सर्दियों में कम बारिशें होने की वजह से, जैसे अभी जफर इकबाल भट्टू साहब बता रहे थे, तो हमारा शॉर्टेज जो था वो बढ़ गया था। तो अब वो भी हमारी शॉर्टेज जो 45% पे थी वो 27 पे आ गई और उम्मीद की जा रही है कि ये कोई 20% के लगभग रह जाएगा और 15, 17, 18% तो हर बरस ही हमारा शॉर्टेज रहती है। तो हम एक बेहतर जगह पे पहुंच रहे हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, कुदरत मेहरबान हो रही है, हम खुद दानिश का, फरासत का, फहम का मुजाहरा कर रहे हैं। चीज़ें आने वाले दौर में बेहतर होंगी। एक और इशू पर बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, बात करने जा रहे हैं एक अहम इशू के हवाले से और वो इशू है हसीना वाजिद का। बांग्लादेश की साबिक हुक्मरान जिनका 2009 से लेकर 2024 तक का दौर मुकम्मल तौर पर सियासी मुखालफिन की गिरफ्तारियों के हवाले से, उनकी जबरी गुमशुदगियों के हवाले से, उनके मावराए अदालत कत्ल जो किए गए और हत्ता के अदालतों के ज़रिए जिस तरह मुखालफिन को और ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान की हमायत करने वाले बुजुर्ग रहनुमा थे जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी समेत दीगर जमातों से था, ख़ासतौर पर जमात इस्लामी से, उनको कत्ल किया जाता रहा। जब हम बात कर रहे हैं हसीना वाजिद की तो उनके लिए एक बुरा वक्त ये आ रहा है कि ICT इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की तरफ से उसके चीफ प्रोसिक्यूटर ने जो दरख्वास्त की थी NCB से, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो से, जब मैं इंटरपोल की बात करूं, कि रेड नोटिस जारी कर दिया जाए और हसीना वाजिद को उन तमाम जराइम पर जो कि इससे पहले मैंने आपके सामने बयान किए जिनमें सियासी मुखालफिन की गिरफ्तारियां भी शामिल थी, अदालत के जरिए और मावराए अदालत कत्ल भी थे, ढाका के करीब जिस तरह खुफिया जेलों के इंकशाफात हुए थे और जिस तरह वहां पर लोगों को मारा गया था। इसके साथ ही 2024 के तलबा के एहतजाज में जो पुरतशद्दुद क्रैकडाउन किया गया था और उसमें 100 से जायद हलाकतें की गई थी। तो कत्ल और इज्तिमाई कत्ल के मुकदमात भी हैं और इसके साथ साथ बदउनवानी के, बांग्लादेश के जो इंसदाद बदउनवानी का कमीशन है उसने जो तहकीकात की हैं उसके मुताबिक भी बड़ी तादाद में गैर कानूनी असासे और बैरून मुल्क जायदादें जो हैं वो सब सामने आई हैं। इस वक्त हम इंटरपोल की बात करें तो इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस जारी किया जा रहा है, जो सबसे बड़ा, सबसे हैवी नोटिस होता है। रेड वारंट की जब हम बात करते हैं तो इसके पीछे पीछे जो वारंट हैं, जो नोटिस हैं, वो ब्लू, ग्रीन और येलो में नजर आते हैं, लेकिन हसीना वाजिद के लिए जो रिक्वेस्ट की जा रही है वो है जी रेड नोटिस जारी कर दिया जाए और इसको इंटरपोल के जरिए पकड़कर वापस लाया जाए। कानून क्या कहता है? इब्तदाई जो इस वक्त मालूमात हैं हमारे पास उसके मुताबिक भारत और बांग्लादेश के दरमियान एक मुआहिदा मौजूद है जिसके जरिए मुजरमों की हवालगी हो सकती है, लेकिन क्या भारत इसके लिए तैयार होगा? इस बारे में अभी तक आगे एक सवालिया निशान मौजूद है, क्योंकि भारत जो है वो बांग्लादेश के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए और वहाँ पर जो है ख़ासतौर पे पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात की हामिल या चीन के साथ अच्छे तल्लुकात की हामिल हुकूमत का रास्ता रोकने के लिए कुछ भी कर सकता है। अभी उसने हसीना वाजिद के कुछ अर्सा पहले जो खिताबात करवाए थे उसके नतीजे में जो वहाँ पर बांग्लादेश में हंगामे हुए वो एक अलहदा जुर्म था। बराह रास्त मुदाखलत की जा रही है। ये सूरत है क्या? बांग्लादेश जो है किस तरह हसीना वाजिद को इंटरपोल के जरिए वापस ला सकता है? इस पर बात करने के लिए हम माहिर कानून है, नेशनल लॉ के ऊपर खास नजर रखते हैं, बैरिस्टर अब्दुल्ला की तरफ जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि इस वक्त हसीना वाजिद, उन पर जो इल्जामात हैं, उनको जो वापस लाने की बातें की जा रही हैं, बैरिस्टर अब्दुल्ला, इंटरपोल के जरिए क्या कानून है, क्या इल्जामात हैं और क्या इम्कानात हैं?
बहुत बहुत शुक्रिया रजत भाई अपने शो पे दावत देने का। बेसिकली जो बिना वादे के इल्जाम आते हैं वो बड़े सीरियस नेचर से, जैसे कि आपको पता है कि जितनी देर वो पावर में रही है उनके मॉनिटरिंग होने के इल्जाम थे, उन्होंने डिटेंशन सेंटर्स बनाए, बहुत सारे लोगों को टॉर्चर किया गया, ह्यूमन राइट अब्यूजेस इस वजह की, और बहुत सारी साइट्स की जो है वो रिपोर्टेड है वाइडली। और इसके अलावा भी ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की जो स्टेट है इट्स ऑन अ ट्रैक ऑफ वेंजेंस एंड इट वांट्स टू विन हसीना वाजिद इन हर क्वार्टर टू जस्टिस एज वेल। ये बहुत सीरियस क्राइम है, लेकिन जहां तक बात है रेड नोटिस की, ये एक इंटीमेशन है एक दूसरी सॉवरेन स्टेट को कि उनकी पुलिस की इमदाद के जरिए उसको ब्रिंग इन किया जाए। जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि इंटरपोल इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सके, ऐसे बिल्कुल नहीं। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसमें ये दूसरी नेशन की जो नेशनल सॉवरेनिटी है इसको काफी ऊपर रखते हैं। इंडियन साइड अब कितना कोऑपरेट करती है इंटरपोल के साथ, ये एक चीज देखने वाली है। just an intimation. It is not exactly a warrant, but it is sort of a request to issue warrant of arrest. It's warrant of arrest कर दी है किसी भी इंटरनेशनल क्रिमिनल को जिसको हिरासत में लाना चाहते हैं लोग, या कोई और स्टेट लाना चाहते हैं, इट इज दैट। और अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि इसका अब किस तरह से निजाम चलेगा, लेकिन प्रोसीजरली चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। वंस ए रिक्वेस्ट इज इशूड, नेक्स्ट स्टेप इनका डेटा रिकवरी और इनकी इंफॉर्मेशन की कंप्लीट की जाती है अपनी स्टेट के पोर्टल से भी और दूसरी स्टेट की इमदाद से भी। और अगर उसी स्टेट से इनको रिसीव कर दिया जाए तो फिर बहुत मुश्किल कर दिया जाता है। लेकिन यानी कि इसके ऊपर भारत की हुकूमत जो है हटदर्मी का अगर मुजाहरा करे और तमाम सबूत होने के बावजूद और इंटरपोल के वारंट होने के बावजूद देने से इनकार कर दिया जाए तो फिर क्या किया जा सकता है? देखिए, पहले तो ये स्टेट फॉरवर्ड इनकार करना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक गुड विल पे चल रही होती है कम्युनिटी स्टेट और कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन होती है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ का हमेशा से एक ही मसला रहा है कि इसकी इन्फोर्समेंट किसी भी स्टेट की सॉवरेनिटी के ऊपर नहीं है। एक्सट्रेडिशन के जो केसेस हैं वो इतने ईजी नहीं होते हैं, वो स्टेट लेवल पे नेगोशिएट किए जाते हैं। इंटरपोल इज वन सच इंस्ट्रूमेंट जो कि दो मुल्कों की पुलिस एजेंसी को लिंक करती है और इसके जरिए इस तरह के क्रिमिनल्स को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एक्सपेट्रिएट किया जाता है। I don't think there will be an outright refusal, but obviously, if Indian state thinks it is worth keeping Hasina Wajid in their country, वो लोग समझते हैं कि अपने मुल्क में वो रखना उनके लिए फायदेमंद है, तो वो रेजिस्टेंस जरूर देंगे। लेकिन as this is on the face of it, ऐसा लगता है कि वो इस तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी भारत की तरफ से बिल्कुल आपकी अहम है कानूनी हवाले से आपने जो बात की, लेकिन मैं इस वक्त जो है जाहिद साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाहिद साहब। मैं उनसे इस वक्त जो हम इसको एक दिफाई नुक्ता नज़र से देखें, इस हवाले से देखें कि भारत जो है वो बांग्लादेश में मुदाखलत कर रहा है, वहाँ की एक सियासी रहनुमा को सियासी पनाह देता है। वो सियासी रहनुमा जो हैं इससे पहले वहाँ पर शदीद जराइम में मुलव्विस हैं। आप सर किस तरह देखते हैं इसको, एक भारत के इस रवैये के हवाले से कि वो हर मुल्क में मुदाखलत करता है, वो सियासी मुदाखलत करता है, वो पाकिस्तान के मामलात हों, बलूचिस्तान में मुदाखलत करता है, वहाँ पर अपने टाउट छोड़ता है, वहाँ पर अपनी कठपुतलियाँ जो है वो सियासत में और तहरीक के नाम पर और इंसानी हकूक़ के नाम पर यहाँ पर एक्टिव करता है, वो बांग्लादेश में मुदाखलत करता है। और अब बांग्लादेश मुतालबा कर रहा है कि हसीना वाजिद को संगीन जराइम में मुलव्विस होने की बुनियाद पर उसे वापस कर दिया जाए। भारत के इस किरदार को आप किस तरह देखते हैं? जी नजम साहब, देखे भारत के अभी जो किरदार है इस पे तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि वो इस पूरे रीजन की इंस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा फैक्टर है जी। अपने रीजन में अभी तक वो जो अखंड भारत की एक उसकी सोच है और मोदी की पावर में आने के बाद जो हिंदुत्व की एप्लीकेशन है, उसने उनको एक बदमस्त, आप समझ ले कि एक मस्त हाथी की तरह बना दिया, जो हर खित्ते के अमन को, रीजन के अमन को
वो तबाह तहस करना चाहता है। अब बांग्लादेश में देखिए, हसीना वाजिद जो थी नजम साहब, किसी को कोई शक नहीं, वो बांग्लादेश की वजीर आजम तो थी नहीं। उन्होंने पिछले इलेक्शंस भी डोमिनेट करके, अपोजिशन को बिल्कुल खत्म करके, तमाम इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करके, वो रिगिंग से वो इलेक्शन जीता करती थी। शी वॉज एक्चुअली स्टूज ऑफ भारत थी, भारत की एक स्टूज थी जो भारत की नुमाइंदगी कर रही थी। और इसी के ऊपर जो यूथ है बांग्लादेश की, उन्होंने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि हमारी मिलिट्री पॉलिसी में, हमारी फॉरेन पॉलिसी में, हमारी होम पॉलिसी में, और अब तो ये हमारा तर्ज हयात बदलना चाहते हैं। तो ये हम भारत के, लगता है कि हम प्री 47 उसी तरह वापस चले गए हैं। तो वो उन्होंने फिर अपने आप को एक्सर्ट किया और उन्होंने अपने आप को शोकेस किया जी, और उन्होंने इसको बाहर फेंका है। और शी वाज लकी कि कुछ वजूहात की वजह से वहां से निकल गई। अभी देखिए, इनके खिलाफ जेनोसाइड के केसेस है, सीरियस मर्डर्स के केसेस है। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासतौर पे अपोजिशन पार्टीज जो है, खालिदा जिया की भी जमात इस्लामी, वो कहती थी अगले इलेक्शन से पहले जो इनके खिलाफ केसेस हैं इसको पाया तकमील पर तक पहुंचाए, वरना वो किसी भी हुकूमत को, जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ बांग्लादेश हुकूमत होगी, उसको ये स्टेबलाइज नहीं होने देगी। ये स्टूज के तौर पर अवेलेबल रहेगी, ये एक प्रॉक्सी के तौर पर अवेलेबल रहेगी भारत को, क्योंकि भारत बहुत तक परेशान है बांग्लादेश की वजह से कि उसको हजीमत उठाना पड़ी है कि उनकी सारी इन्वेस्टमेंट जाया हो गई है जी, जो उन्होंने वहां पे की थी। और अब देखिए, बांग्लादेश ने जब से अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाई है, वो चाइना की तरफ थोड़ी सी पिवटिंग कर रहा है, वो और रीजन की और पावर के साथ मिल रहा है, वो अपनी आजादी को एंजॉय कर रहे हैं, वो अपनी सॉवरेनिटी को एंजॉय कर रहे हैं, जिसको भारत ने स्मैश किया हुआ था, जिसको भारत ने सप्रेस किया हुआ था। तो ओनली सबसर्विएंट जो स्टेट इनकी नहीं बन सकी इस रीजन में, वो तो जाहिद साहब, आप क्या समझते हैं कि ये एक वक्त का तकाजा है कि बांग्लादेश जो है, जिसने संगीन जराइम की है, जिसमें आप जो है ढाका के करीब जेलों की बात कर लें, मावराए अदालत और बल्कि अदालत के जरिए कराए गए कत्ल जो है उनको शामिल कर लें, तो ये जस्टिफाइड मुतालबा है कि हसीना वाजिद को हवाले कर दिया जाए बांग्लादेश के, जिसकी वो मुजरिम है। जस्टिफाइड से थोड़ा सा आगे है नजम वली साहब, ये उनका राइट है जी। उन इनोसेंट लोगों के जो लवाकिन है, उनका हक है, जिनको इन्होंने मरवाया है जी, जो लोग इन्होंने गायब किए हैं जी, जो मिसिंग पर्सन बांग्लादेश में कराए हैं, जो जेनोसाइडल एक्शंस इन्होंने कराए हैं, जो वायलेंट इन्होंने तरीके से ट्रीट किया है पॉलिटिकल रैलीज के खिलाफ, पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ, हर किस्म की अपोजिशन की वॉइस को इन्होंने एक डीप स्टेट की तरह इन्होंने गायब किया है जी, गुम किया है। तो उनके हकूक है जी, ये उनका हक है कि वो इनको पाए, इनके इंसाफ उन तक मिलना चाहिए, और यही आजाद कौमों की निशानी होती है। बांग्लादेश इसको एक लॉजिकल एंड तक, लेकिन उसके पास रीजन है जी, रीजन है एक इतनी बड़ी मूवमेंट का जो चलाई गई है, जो स्टूडेंट्स ने चलाई है, वहां के नौजवानों। अब उनका हक बनता है कि जिस टैलेंट के खिलाफ उन्होंने ये मुहिम चलाई है, जिससे उनके ऊपर जुल्म किए हैं, उनकी बर्बादी का सबब रही है, तो उसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाए, और ये उनका हक है, ये सही मुतालबा नहीं है, उनका हक है। और भारत अगर इसको अभी भी प्रोटेक्ट करेगा तो वो उसका जो नेगेटिव रोल है इस रीजन में, वो हमारे सामने मौजूद है। इसका मतलब है कि जिस तरह देखें ना, हमारे भी जो प्रॉक्सीज है बलोचिस्तान में, आगे भी इनकी लीडरशिप का इलाज भी वहीं पे होता है, पैसे भी उनको आते हैं। भारत इज इन्वेस्टिंग 2.4 बिलियन डॉलर ये जो अपनी डिप्लोमेसी में लगाते हैं, उसमें से कई पैसे तो ये अंडर वर्ल्ड के जरिए यूज कर रहे हैं। तो भारत की रिपोर्ट देख ले, 2424 की इंसानी हकूक की देख ले, मुसलमानों के खिलाफ देख ले, टेररिज्म। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वाले से वक्त देने के लिए। और नाज़रीन, बिल्कुल वाज़ेह चीज़ है, मैं इसको सिर्फ ये कह के ये एक मुतालबा है, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद ने बिल्कुल बजा तौर पे, दुरुस्त तौर पे निशानदेही की कि ये कोई मुतालबा नहीं है कि बांग्लादेश अगर उस मुजरिम को अपने हाथ मांग रहा है, वापस मांग रहा है, तो ये उसका हक है, जिसने सियासी मुखालफिन को फांसियां दी, उनकी जबरी गुमशुदगियां करवाई, जिसने अदालत के जरिए और मावराए अदालत उनको कत्ल करवाया। और सिर्फ एक एहतजाज की बात कर ली जाए तो वहां पर 100 से ज्यादा हलाकतें वहां पर की गई। ढाका के करीब खुफिया जेलों के इंकशाफात हुए, और ये सब कुछ जो है हसीना वाजिद ने किया। तो बांग्लादेश अगर अपनी मुजरिम को वापस मांग रहा है तो ये ऐन उसका हक है, और ये उसको मिलना चाहिए, ताकि वो जो तहरीक तलबा ने शुरू की थी वो मंतकी इंजाम तक पहुंच सके। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफिज।